हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी स्ट्रेटेजी दैट हाउ टू गेट 90 प्लस मार्क्स इन दी अकाउंटेंसी, जिसमें हमने टिल दी एडमिशन बच्चे चीजें कर ली हैं। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी दोनों चैप्टर हम लोग साथ में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट लेना या डेथ होना दोनों सिमिलर कंडीशन के अंदर आते हैं। यानी लगभग 90% इन चैप्टर्स में सिमिलैरिटी है, या हम मान लें कि लगभग सारी बातें सेम रहती हैं, एक आधा बातें हल्की फुल्की डिफरेंट होती हैं, अदरवाइज कोई अंतर पूरे दोनों चैप्टर्स में नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए रिटायरमेंट एंड डेथ हम लोग एक साथ हम लोग लेकर चल रहे हैं, और किस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम में आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है, किन टॉपिक पे हमको ज़्यादा ड्रिल करना है खुद को, वो सारी बातें हम लोग सीखेंगे बच्चे। ठीक है, आज हम सिर्फ इतना पता करेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो हैं इन चैप्टर्स में, और कहाँ से कितना आने की संभावना रहती है बच्चे। ठीक है, तो चलिए हम बात करें। सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा अबाउट दी सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर हम देखें, अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करें, तो एक्स वाई जेड मान लिया तीन कंपनी के पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये तीन कंपनी के पार्टनर्स हैं। लेट्स सपोज इनका जो रेशियो है वो 2, 3 एंड 5 है। ये इनका रेशियो है 2, 3, 5। अब जेड कंपनी से रिटायरमेंट ले ले, है ना, जेड कंपनी से रिटायरमेंट ले ले, या जेड की डेथ हो जाए, दोनों में क्या अंतर है जरा बताओ। मैं कह रहा हूं ना कि सिमिलरिटी है चैप्टर में, एकदम सिमिलर चैप्टर है दोनों, लगभग बातें दोनों में सेम रहती हैं, मतलब इवन 90 to 95% सेम रहता है मामला है। स्लाइड बिट थोड़ा बहुत अंतर रहते हैं, वो हमको जानने का प्रयास करना भी नहीं अभी, एट द एंड ऑफ द टाइम हमको समझने का प्रयास करना भी नहीं है कि क्या अंतर है, अदरवाइज दोनों में सिमिलरिटी है। एक्स वाई जेड तीन कंपनी के पार्टनर्स हैं, जेड कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है, यानी कंपनी से जा रहा है। डेथ अगर हो जाए तभी तो जाएगा ना कंपनी से, तो जाना और रिटायरमेंट लेना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, दोनों में बात वही है। ठीक है, तो अगर ये जो जेड है रिटायरमेंट लेगा या इसकी डेथ होगी, तो कंफर्म तौर पे ये बात हुई ना कि बच्चे जो इसका 5/10 का शेयर है ना, ये जो इसका 5/10 का शेयर है, समझ रहे हो आप, ये 2/10 है, ये 3/10 और 5/10 है। ये जो इसका 5/10 का शेयर है, ये किसी ना किसी को देकर जाएगा ना, अपने साथ थोड़ी लेकर जाएगा भाई। 5/10 का शेयर उस जेट के पास था, कंपनी से उसने रिटायरमेंट ले लिया, या उसकी डेथ अगर हो जाती है तो 5/10 साथ थोड़ी लेकर जाएगा, देकर जाएगा। मतलब ये जो जाने वाला बंदा होता है, ये कंफर्म तौर पे सेक्रीफाइस कर रहा होता है। समझ में आ गई बात। रिटायरमेंट लेने वाला बंदा या जिसकी डेथ हो रही है, वो कंफर्म तौर पे सेक्रीफाइस करता है अपना शेयर। ठीक है, अब ये जो एक्स और वाई हैं, ये दोनों लगभग 90% केसेस में गेन करेंगे। दोनों की बात कर रहा हूं, वैसे तो 100% कोई ना कोई गेन करेगा, लेकिन दोनों में दोनों ही गेन करें ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी 90% है। 10% पॉसिबिलिटी है कि दोनों में से कोई एक ही गेन कर रहा हो। ठीक है, अब वो क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन ने क्या बोला है ना। क्वेश्चन ने बोला होगा कि ये बंदा रिटायरमेंट ले रहा है फॉर्म से, ये कंपनी छोड़कर जा रहा है, या कंपनी में जेड था, इसकी आज डेथ हो जाती है, तो इसका शेयर किसको दिया जा रहा है या इसका शेयर कौन ले रहा है, ये सारी बातें गिवन होंगी। लेकिन हमको मोटे मोटे तौर पर एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो जाने वाला बंदा है, अगर वो कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो वो शेयर तो लेके नहीं जाएगा भाई, वो अपना शेयर कहीं ना कहीं दे के जाएगा। तो इट मीन्स वो सेक्रीफाइस करता है। और जो अंदर जो लोग होते हैं, दोनों के दोनों 90% हो सकता है कि वो गेन कर रहे हो, और 10% चांस है कि दोनों में से सिर्फ एक गेन कर रहा हो। कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक ये रहेगा सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो के रिगार्डिंग। अगली बात करें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बच्चे टॉपिक आप देख रहे होंगे, हर एक चैप्टर में सिमिलरिटी टॉपिक्स में रहती है बच्चे। हमने स्टार्ट किया था चेंज इन पीएसआर, है ना। तो चेंज इन पीएसआर जो चैप्टर था, वहां से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं कि भैया टॉपिक तो लगभग सेम रहते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की मैं बात करूं, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तब होगा जब पीएसआर चेंज होगा। अब पीएसआर कब चेंज होता है भाई, आप जानबूझ के करते हो, यानी चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर। एडमिशन इन इज वन ऑफ द रीजन, रिटायरमेंट इज वन ऑफ द रीजन, डेथ इज वन ऑफ द रीजन और भी हैं, लेकिन हमारे लिए फिलहाल वो काम के नहीं है, मतलब हमारे सिलेबस में वो एटलीस्ट नहीं है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में अगर मैं देखूं, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये कहता है कि भैया गुडविल होती है दो टाइप की, एक होती है न्यू और एक होती है ओल्ड। अब ये न्यू और ओल्ड में क्या अंतर है, मैं बार बार आपको हर चैप्टर में ये बात बताते हुए आ रहा हूं। न्यू का मतलब होता है जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म की गुडविल को आपने कैलकुलेट करना ही करना है जब भी पीएसआर चेंज होगा। यानी चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में भी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी,
ठीक है, ये बात हुई आपको नई के रिगार्डिंग, या जो नई हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है उसका रिगार्डिंग। ओल्ड का मतलब क्या होता है? ओल्ड गुडविल का मतलब होता है जो गुडविल पहले से कंपनी के पास होती है या जो कंपनी की बुक्स में ऑलरेडी शो करी होती है, उसे हम ओल्ड गुडविल बोलते हैं। फंडा क्या है? अगर आपका पीएसआर चेंज होगा, मतलब कि चेंज इन पीएसआर चैप्टर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन चैप्टर्स की अगर हम बात करूं, जब भी पीएसआर आपका चेंज होगा तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? गुडविल आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप नई गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो और कंपनी ने पुरानी गुडविल दिखा रखी है अपनी बुक्स में, तो भाई उसका काम ही नहीं है कुछ। तो अगर इसका कुछ काम ही नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं बच्चे? इट हैज टू बी रिटर्न ऑफ, इसको हम राइट ऑफ करते हैं। अब राइट ऑफ होने का मतलब क्या है? राइट ऑफ करने का मतलब है ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना ही करना है। राइट ऑफ करने का मतलब है द पार्टनर्स विल गोज टू डेबिट साइड in the old ratio and thus goodwill is goes to credit side in, ठीक है, जो भी पार्टनर्स का रेशियो आपको दिया होगा। लेट्स सपोज एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं। सपोज करो कंपनी की पुरानी गुडविल 10,000 रुपए है और आपने नई गुडविल कैलकुलेट करी कि वो 30,000 रुपए। सपोज करना आप रिटायरमेंट हुआ या डेथ हुआ तो आपने क्या करा? नई गुडविल कैलकुलेट करी आपने कि भैया वो तो आ रही है 30,000 रुपए, लेकिन आपके पास पुरानी गुडविल थी 10,000 रुपए, तो इसको पुराने का क्या करोगे आप? भैया आप तो आपने तो नई कैलकुलेट कर ली, तो पुराने का तो काम ही नहीं है ना। तो पुराने का अगर कोई काम नहीं है तो उसको क्या करोगे आप लोग? उसको आप राइट ऑफ करोगे। अब राइट ऑफ करने का नियम क्या है? राइट ऑफ करने का नियम ये है कि ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो डेबिट जाएंगे और गुडविल क्रेडिट जाएगी, ये राइट ऑफ करना कहलाता है। अब ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे? रिटायरमेंट में सारे के सारे पार्टनर ओल्ड हैं, डेथ में सारे के सारे पार्टनर ओल्ड हैं, यानी सारे पार्टनर डेबिट जाएंगे, गुडविल क्रेडिट जाएगी अगर ओल्ड गुडविल दी होगी। तो इस चैप्टर की मैं बात करूं, एडमिशन की अगर मैं बात करूं, वहां पर आपको ओल्ड गुडविल अगर दी होगी, लेट्स सपोज वहां पर एक्स वाई 2 पार्टनर्स हैं, जेड कंपनी को ज्वाइन कर रहा होता है, तो जेड का कोई रोल नहीं होता, जेड तो न्यू पार्टनर है तो जेड का कोई रोल नहीं है। तो वो ओल्ड गुडविल जो है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जो पुराने पार्टनर्स है एक्स और वाई, वो दोनों डेबिट होंगे और वो गुडविल क्रेडिट जाएगी। बात करें चेंज इन पीएसआर में, वहां पर 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड पार्टनर्स होते हैं, वो उनका रेशियो पहले कुछ और होता है फिर वो कुछ और कर देते हैं। तो यानी ओल्ड गुडविल अगर वहां आपको दी होगी तो उसको हम कैसे करेंगे भाई? उसको भी राइट ऑफ करेंगे। अब राइट ऑफ करने का नियम क्या है? ओल्ड पार्टनर्स विल गोज टू डेबिट साइड एंड द गुडविल इज गोज टू क्रेडिट साइड। अब वहां पे ओल्ड कौन है? वहां पे सारे के सारे पार्टनर्स ओल्ड हैं, तो यानी चेंज इन पीएसआर में सारे पार्टनर्स डेबिट जाते हैं गुडविल को राइट ऑफ करते वक्त। एडमिशन में वो लोग जाते हैं जो पुराने होते हैं, जो नया वाला आ रहा होता है उसका कोई रोल नहीं होता। रिटायरमेंट में सबके सब डेबिट जाएंगे, डेथ में सबके सब डेबिट जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए बात करते हैं जो नई गुडविल है उसका क्या ट्रीटमेंट है। जो आपने ये नई गुडविल कैलकुलेट करी है ना, जिसको आप न्यू बोल रहे हो, इस गुडविल का ट्रीटमेंट ये है बच्चे, जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उसको गुडविल मिलेगी। लेट्स सपोज यहाँ जेड है, जेड जा रहा है अगर कंपनी को छोड़कर, यानी रिटायरमेंट ले रहा है या उसकी डेथ हो रही है, तो वो अपना वो 5/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उस बंदे को इस 30,000 में 5/10 का हिस्सा दिया जाएगा। मतलब उसको दिए जाएंगे 15,000 रुपए। बात समझ आ रही है आप लोग को? उसको 15,000 रुपए दिए जाएंगे। अब ये 15,000 रुपए कंपनसेट कौन करेगा? जो बंदा गेन कर रहा है। लेट्स सपोज एक्स और वाई दोनों गेन कर रहे हैं, तो एक्स और वाई दोनों हम मान ले रहे हैं गेन कर रहे हैं, और जेड कंफर्म तौर पे अगर वो रिटायरमेंट ले रहा है या उसकी डेथ हो रही है तो कंफर्म तौर पे सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको गुडविल मिलेगी। कौन सी वाली की बात हो रही है? नई वाली की। तो उसको गुडविल मिलेगी, मतलब कि वो क्रेडिट जाएगा जेड, और एक्स और वाई जो कंपनी में अभी भी बने हुए हैं, इनने अगर गेन किया होगा तो ये लोग डेबिट जाएंगे। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी नई वाली की। आगे बात समझ में? सिमिलर ट्रीटमेंट है हर एक चैप्टर में, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अब रिजर्व की बात करूं तो हमारे पास एक रिजर्व है जनरल रिजर्व, क्लियर है। दूसरा रिजर्व हमारे पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी WCR इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तीसरा हमारे पास है IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। चौथा हमारे पास है कंटिजेंसी रिजर्व, है ना, कंटिजेंसी रिजर्व। ये हमारे पास 4 रिजर्व होते हैं जिनकी बात हर एक चैप्टर में होती है बच्चे। चेंज इन PSR, है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर एक चैप्टर में इनकी बात होगी और बिल्कुल सेम तरीके से ट्रीटमेंट करना होता है। बात करें जनरल रिजर्व की और कंटिजेंसी रिजर्व की, तो इन रिजर्व का क्या होगा? अगर हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, स्पेशली रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर्स की अगर हम बात करें, तो भाई अगर हमको जनरल रिजर्व मान लिया दिया हुआ 20,000 रुपए, कोई क्वेश्चन में 20,000 रुपए जनरल रिजर्व दिया हुआ है या कंटिजेंसी रिजर्व दिया है 10,000 रुपए, तो भाई इनका हम क्या करेंगे? तो इन जनरल रिजर्व को और इस कंटिजेंसी रिजर्व को इस
चैप्टर में यानी रिटायरमेंट में या फिर डेथ में हम लोग बांट दिया करते हैं अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? एक्स वाई जेड, तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। इन तीनों को ये जनरल रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व मिलेगा। मिलेगा मतलब ये लोग क्रेडिट जाएंगे और ये जो रिजर्व्स हैं जनरल रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट जाएंगे। ठीक है, ये बात है रिटायरमेंट और डेथ की। बात करें एडमिशन, तो एडमिशन में अगर आपको दिया होगा ना जनरल रिजर्व या फिर कंटीजेंसी रिजर्व, वहां भी अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो ये बटेगा। वहां अगर हम माने ना एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, जेड इनको ज्वाइन कर रहा है तो जेड का कोई रोल नहीं है। ये जो जेआर है कंटीजेंसी रिजर्व है ये एक्स और वाई में बढ़ जाएगा, जेड का कोई रोल नहीं। किसमें? एडमिशन में। बात करें चेंज इन पीएसआर में, तो वहां मान लिया एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है, इनका रेशियो अभी कुछ और है, फिर ये कुछ और कर देते हैं। तो यहाँ पे कंटीजेंसी रिजर्व और जनरल रिजर्व क्या करेंगे? अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स है, तीनों ओल्ड है, तीनों में बढ़ जाएगा। मतलब आपको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करवा रहा हूँ बच्चे, ये कनेक्शन है, पता होना चाहिए आपको कि ओल्ड कहाँ कौन पार्टनर्स होते हैं। तो ये अगर मैं कहूँ कि इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि चेंज इन पीएसआर में सारे के सारे पार्टनर्स ओल्ड होते हैं। एडमिशन में जो आ रहा होता है उसको छोड़ के जो पार्टनर्स हैं वो आपके ओल्ड हैं। रिटायरमेंट और डेथ में जितने भी पार्टनर्स आपको गिवन है वो सबके सब ओल्ड हैं। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। बात करें डब्ल्यूसीआर, तो डब्ल्यूसीआर है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, मैंने जब एडमिशन स्टार्ट किया था, हम जब ये स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, वैसे तो मैंने इसके ऊपर बहुत डीप डाइव वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन अगर इनके रिगार्डिंग हो तो आप एक बार चैनल पे जाके चेंज इन पीएसआर में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व करके वीडियो मिलेगी आपको, उस चैप्टर में आप देखिएगा, है ना, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा मामला कि क्या हो रहा है। ठीक है बच्चे, नाउ डब्ल्यूसीआर की बात करें तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, यानी हमने ये रिजर्व इसलिए बनाया होता है कि हमारे जो वर्कर्स कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, अगर उनको कभी चोट वगैरह आ गई, एक्सीडेंट अगर उनका हो गया, किसी की डेथ अगर काम करते करते हो गई, तो उनको कंपनसेट कंपनी को करना पड़ता है। और कंपनी अगर उनको कंपनसेट करेगी तो कंपनी को उस टाइम पे बढ़ाना जाएगा। तो कंपनी एक डब्ल्यूसीआर के नाम से सेविंग कर रही होती है, ऐसे समझो इसको। तो सेविंग कंपनी कर रही है। ठीक है, तो जब भी हमारा पीएसआर चेंज होता है, यानी जब किसी कोई रिटायरमेंट लेता है तो डेथ होती है किसी की, तो हमारा पीएसआर चेंज होता है। तो आप ये देखो कि क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्लेम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। समझ में आ रही बात? क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब क्लेम इन द सेंस भाई किसी एडजस्टमेंट में या कहीं ऐसा तो नहीं लिखा कि डब्ल्यूसीआर के रिगार्डिंग इतना डब्ल्यूसीसी क्रिएट हुआ, यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रिएट हुआ, ऐसा तो कहीं गिवन नहीं है, तो उसे क्लेम करना कहते हैं। और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो अगर डब्ल्यूसीआर के खिलाफ क्लेम नहीं हुआ, सपोज करो आपने 20,000 रुपए का रिजर्व बना के रखा हुआ है, यह है आपके पास 20,000 का रिजर्व, तो इसके रिगार्डिंग क्लेम नहीं हुआ, तो क्या करेंगे हम? अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट देंगे 20,000 को। अगर क्लेम हुआ, क्लेम कितने का हुआ है भाई? क्लेम इसके बराबर है, इससे कम है, इससे ज्यादा है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट होंगे। ठीक है, आप चेंज इन पीएसआर और एडमिशन की बेसिक जो मेरी पहली वीडियो है ना एडमिशन के रिगार्डिंग, जो पहली वीडियो है, या चेंज इन पीएसआर हमने स्टार्ट किया था उसकी जो पहली वीडियो है, मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, उसमें इसको डीप डाइव देख लीजिएगा, मैंने वहां पर बहुत डिटेल में जाके बता रखा है। ठीक है, सेम कंडीशन आईएफआर के रिगार्डिंग है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये रिजर्व हमने रखा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन जाती है, उससे जो लॉस होती है हमको, उससे हम इसको रिकवर करेंगे। अगर हमको लॉस नहीं होती है तो ये आईएफआर अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये रिजर्व वाली कहानी और ये वाली कहानी जिससे क्वेश्चन कंफर्म तौर पे आता है तो अच्छे से ड्रिल कर लीजिएगा। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, ये हम एक बार समझ लें कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस के रिगार्डिंग क्या कहानी रहती है ना। आपने कई बार मुझसे सुन लिया होगा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस की मैं बात करूं तो वो क्या ही होते हैं, है ना। देखो, अब हम जाएं अगर लाइबिलिटी साइड, और हमारे पास एक होती है एसेट साइड। ठीक है, दो हमारे बैलेंस शीट की साइड्स होती है, एक लाइबिलिटी और एक एसेट साइड। तो लाइबिलिटी साइड में कई बार पीएनएल का अकाउंट, यानी जो पीएनएल का बैलेंस है या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो गिवन रहता है। या एसेट साइड की बात करूं तो पीएनएल का बैलेंस यहाँ भी कई बार गिवन होता है। यहाँ एक वर्ड लिखा रहता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपको चार नाम कॉमन मिलेंगे एसेट साइड। ठीक है, तो ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं ना, ये एसेट साइड मैंने क्या क्या लिखा है, एक तो लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो चारों नाम हैं ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं बच्चे, ये एक्यूमुलेट लॉस हैं, इनको आप ऐसा याद रखो। बाकी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है उसकी एक डेफिनेशन है, तो वहां जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है फिलहाल, ये काम अभी नहीं करना है आप लोगों को। आप ये मानकर चलिए, इतना दिमाग में डाल लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर आपको गिवन होगा एसेट साइड,
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अगर आपको गिवन हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन हो, ये नाम कहीं भी देख लीजिए, अगर आपको गिवन है तो इसका मतलब ये एक्यूमुलेट लॉसेस हैं। और लाइबिलिटी साइड सिर्फ एक नाम दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, ठीक है, तो वो आपके बच्चे प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, मतलब कि ये एक्यूमुलेट प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई बैलेंस शीट में। अगर ये वैसे वैसे जनरली आपको दिए हुए हैं तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कंफर्म तौर पे लॉस हैं, लॉस की तरह काम करते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपको दिया होगा तो आप देखिएगा कि अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो प्रॉफिट है, और अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो लॉस है, ये भी याद रखना है। अब इन एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉस का होता है क्या है, ये एक्यूमुलेट प्रॉफिट है, चाहे इसका क्रेडिट बैलेंस दिया जाए या फिर लाइबिलिटी साइड दिया जाए, तो ये एक्यूमुलेट प्रॉफिट है। क्या करते हैं जब रिटायरमेंट हो या डेथ हो तो हम क्या करते हैं भाई, हम इस एक्यूमुलेट प्रॉफिट को अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट देंगे। अब ये हर एक चैप्टर की कहानी है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में ऐसा ही होता है। अगर आपको एक्यूमुलेट प्रॉफिट दिया होगा, कैसे पहचानना है, लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, एक्यूमुलेट प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का सेपरेट क्रेडिट बैलेंस आपको गिवन है तो भाई ये एक्यूमुलेट प्रॉफिट है, ये अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आपको गिवन हो, ठीक है, या एसेट साइड दिया हो तो भाई एक्यूमुलेट लॉस है, लॉस मतलब हुआ पार्टनर्स विल गोस टू डेबिट साइड एंड दिस विल गोस टू क्रेडिट साइड, तो एक्स वाई जेड तीनों डेबिट जाएंगे, ये क्रेडिट जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एसेट्स साइड दिए हूं या सेपरेट आपको दिए हूं क्वेश्चन में, ये हमेशा एक्यूमुलेट लॉस है, लॉस की तरह अमंग द पार्टनर्स बांटे जाएंगी इन दी ओल्ड रेशियो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स। तो अगेन एक्स वाई जेड तीनों डेबिट जाएंगे, ये सारे नाम जो मैंने लिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, क्रेडिट जाएंगे। आ गई बात समझ में बच्चे? तो ये इनका हल्का सा ब्रीफ आपको मैं ट्रीटमेंट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि अब आपको सारी कहानी याद हो गई होगी, कहानी में ऐसा कुछ है नहीं खतरनाक, है ना। अब आपको ये चीजें याद हो जानी चाहिए क्योंकि आप वही चीज बार बार रिपीट हो रही है ना। तो अभी तो खाली आपको मकसद इतना सा था कि भाई क्या क्या टॉपिक्स यहाँ से रहते हैं उनको मैं आपको बता दूं, और क्वेश्चन हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगेन हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब जब भी पीएसआर चेंज हो, पीएसआर कब चेंज होता है, आप जानबूझ के कर रहे हो, मतलब कि चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर, एडमिशन, किसी का एडमिशन करवा रहे हो तो आपका चेंज इन पीएसआर हो रहा है, कोई रिटायरमेंट ले रहा है तो आपका पीएसआर चेंज हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है तो आपका पीएसआर चेंज हो रहा है। तो जब भी आपका पीएसआर चेंज होता है तो आपको अपनी एसेट्स की और लायबिलिटी की रिवैल्यू करनी पड़ती है, दोबारा वो क्रॉस चेक करनी पड़ती है, उसको रिवैल्यूएशन करना कहते हैं, ठीक है। अब उस रिवैल्यूएशन के करने से, या जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं ना बच्चे अपनी एसेट्स, भाई हम अपनी एसेट्स की बात करें, अगर हम अपनी लायबिलिटीज की बात करें, दो बातें हमारे पास होती हैं, इन्हीं का तो हम रिवैल्यूएशन करते हैं, मतलब हम क्रॉस चेक करते हैं। तो एसेट्स के बढ़ने से, मतलब मानना कोई एसेट्स आपने 10,000 रुपए दिखाई है, लेकिन आपने जब क्रॉस चेक किया, लेट्स सपोज आपने एक कंप्यूटर दिखाया, आपकी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू आपने दिखा रखी 10,000 रुपए, क्लियर है, और जब हमने क्रॉस चेक किया वो 12,000 की निकल गई, तो मतलब एसेट्स बढ़ी। तो ऐसे ही कई बार घट जाती होगी, मतलब आपने 12,000 दिखा रखा लेकिन उसकी रियल वैल्यू 10,000 होती होगी। ऐसे ही जब हम लाइब्रेरी को क्रॉस चेक करते हैं तो बढ़ती हैं या वो घटती हैं क्रॉस चेक करने में। इक्वल रहे तो हमारा कंसर्न ही नहीं, इक्वल तो फिर भाड़ में गया, हमको कुछ नहीं करना इक्वल से। तो एसेट्स के बढ़ने से भाई कंपनी को होता है प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास कोई मोबाइल फोन 10,000 का है, मैं सोच रहा हूँ कि 10,000 का है, लेकिन मैंने मार्केट में एक आध लोगों को दिखाया, वो कह रहे हैं भैया तो 15,000 रुपए का है, तो मेरा तो फायदा हुआ ना, वो प्रॉफिट होता है। तो एसेट्स के घटने से हमको क्या होती है बच्चे, लॉस होती है, ठीक है। लाइबिलिटी के बढ़ने से हमको नुकसान हो जाता है कि नहीं है, हमको लाइबिलिटी के बढ़ने से बच्चे नुकसान हो जाएगा और घटने से फायदा हो जाएगा। मतलब ऐसा मानो मैंने किसी के देने हैं सामने वाले के 1,00,000 रुपया, मैंने किसी का 1,00,000 रुपए पे करना है, उससे उधार लिया हुआ था, अब वो कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए भाई, वो कोई दिक्कत नहीं, मेरी ओर से हेल्प थी वो, है ना, तो मेरे लिए फायदा नहीं हो गया, तो बस वैसी वाली बात है। चलिए, अब ये जो एसेट्स के बढ़ने से फायदा आपको हो रहा है, घटने से नुकसान आपको हो रहा है, लाइबिलिटी के बढ़ने से आपको नुकसान हो रहा है यानी लॉस हो रही है, और घटने से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इन सब काम क्या करते हैं भाई, इन सब काम क्या करते हैं, इन सबको आपने रिकॉर्ड करना होता है थ्रू एन अकाउंट दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। इन सबको रिकॉर्ड करने का काम कहाँ होगा, एक नया अकाउंट खुलेगा दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है खुद में है नॉमिनल अकाउंट। ये कैसा अकाउंट है बच्चे, ये आपका है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब हुआ ये खुद को तब तब डेबिट करेगा जब जब लॉस हो गया। लॉस कब कब होता है, एसेट्स के घटने से लॉस होता है, लाइबिलिटी के बढ़ने से लॉस होता है, ठीक है। तो ये उस टाइम पे खुद को डेबिट करेगा और इनको करेगा क्रेडिट, जिससे इसको नुकसान हो रहा है, समझ में आ गई बात? अच्छा, और यही अकाउंट खुद को क्रेडिट तब करेगा जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होता है,
एसेट्स के बढ़ने से, लाइबिलिटी के घटने से। तो ये क्या करेगा, उस टाइम पे खुद को क्रेडिट करेगा और जो एसेट्स बढ़ी है उसको डेबिट कर देगा, जो लाइबिलिटी घटी है उसको क्रेडिट कर देगा। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। और फॉर्मेट की बात करूं तो इसका एक टू साइड होता है, एक होता है बाई साइड, हमारा वही है मामला। तो टू साइड आपको दिखाने होते हैं एक्सपेंसेस या लॉसेस, और बाई साइड आपको दिखाने होते हैं गेन्स या प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? तो ये सिंपल सी बात है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो करते रहेंगे, लेकिन आपको ब्रीफ एक हल्का सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। नाउ कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करें तो कैपिटल एडजस्टमेंट बच्चे पूरे रिटायरमेंट पे 5 एडजस्टमेंट है, और वही एडजस्टमेंट आपके काम करेंगे डेथ में, कोई फर्क नहीं दोनों में, ठीक है। अब ये कैपिटल एडजस्टमेंट का ही मतलब हुआ कि आपको कैपिटल एडजस्ट करनी पड़ती है। तो मैं बच्चे 2 क्वेश्चन करवाऊंगा कैपिटल एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग, और 2 ही टॉपिक उसके ऊपर, मतलब है 5 एडजस्टमेंट, तो पांचों करना पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आप उस क्वेश्चन में आप ये सीखना कि हम कैपिटल एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं। आपने अगर एडमिशन की वीडियोस मेरी देखी हो तो वहां पे मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए कैपिटल एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो करने का तरीका कैपिटल एडजस्टमेंट सेम रहता है, बस आपको कैपिटल एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, हम फर्म की टोटल कैपिटल किस तरीके से निकालें, ये आना चाहिए। ये अगर आ गया तो करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। तो जब क्वेश्चंस करेंगे तब डिस्कस करेंगे किस तरीके से करना है। नाउ एग्जीक्यूटर एंड लोन अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से कंफर्म तौर पे लगभग मतलब आता ही आता है। एग्जीक्यूटर और लोन अकाउंट का क्या मतलब हुआ, एग्जीक्यूटर या फिर लोन अकाउंट, ठीक है। देखो, अगर कोई ले रहा है रिटायरमेंट, ठीक है, तो उस बंदे का अकाउंट बनता है ना। उस बंदे का अकाउंट जब खुलता है, सपोज करो ये जो जेड है रिटायरमेंट ले रहा है, और या इसकी डेथ हो रही है, कुछ भी समझ लो आप, हाँ आप कुछ भी समझ लो, जेड रिटायरमेंट ले रहा है या इसकी फिर डेथ हो रही है, आप ये बात दोनों में से कोई, ठीक है। तो अब मान लिया इसको देना है 1 करोड़ रुपया, भाई जेड के अपने कैपिटल अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है। अब कंपनी 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कैसे दे, प्रॉब्लम है ना। 1 करोड़ रुपए कंपनी इकट्ठे अगर एक बंदे को दे देगी तो कंपनी पे आ जाएगा बर्डन। कंपनी की जो प्रोग्रेस है, कंपनी का जो है ना इकोनॉमिक चार्ट है ना, वो साला ऊपर को नहीं जाएगा, कंपनी को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कंपनी क्या करती है, पैसा इकट्ठा नहीं पे करती, हल्की हल्की करती है ना। तो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव या फिर लोन अकाउंट। तो हल्के हल्के जब पैसा हम पे करते हैं टू आवर पार्टनर्स, टू द रिटायरिंग पार्टनर और टू द डिसीज पार्टनर, यानी जो मरने वाला बंदा है, इन दोनों को जब हम हौले हौले पेमेंट करते हैं तो उस तरीके के जो अकाउंट खुलते हैं वो किस तरीके से होंगे उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और एक हमारा होगा सस्पेंसिबल प्रॉफिट और लॉस, मतलब ये टॉपिक है बच्चे स्पेशली डेथ का, ठीक है। ये टॉपिक स्पेशली डेथ का, और यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म लिखित है, मतलब आता ही आता है डेथ। अब क्या सस्पेंसिबल प्रॉफिट का मतलब क्या, देखो रिटायरमेंट तो जनरली बच्चे 31 मार्च पूरा कर दिया जाता है, मतलब 1 साल का काम, जैसे ना अभी मान लो 2024 वाला जो ईयर है ये चला होगा 2023 में, नहीं भाई 2023 से अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, 24 में फिनिश हो गई होगी। तो जनरली रिटायरमेंट ना 31 मार्च को लोग लिया करते हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास के लोगों को देखिएगा, वो जब रिटायरमेंट लेंगे तो लगभग लगभग 31 मार्च के टाइम पे वो लोग रिटायरमेंट लिया करते हैं, ठीक है। अब डेथ का तो मामला प्रीडिफाइंड है ही नहीं, डेथ कब हो जाए किसी की पता थोड़ी चलता है भाई। अब अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है, अगले 1 मिनट में क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता, हम सबको नहीं पता, है ना। तो किसी की डेथ कभी भी हो सकती है। अगर कोई पार्टनर, अगर उसकी डेथ इन बिटवीन द ईयर हो जाती है, मतलब क्या हुआ, अब भैया आपका काम 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, किसी भी ईयर की आप बात कर लो, वो 31 मार्च को फिनिश होता है। अगर हम अकाउंट्स की भाषा में बात करें तो 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करते हैं और 31 मार्च को हम लोग अपना मामला खत्म करते हैं। तो इन बिटवीन द ईयर, मतलब इन दोनों सालों के बीच में अगर कहीं किसी की डेथ हो गई तब क्या होगा, वहां पर ये टॉपिक खुलता है सस्पेंसिबल प्रॉफिट, ठीक है। ये टॉपिक तब खुलता है जब इन बिटवीन द ईयर किसी की डेथ हो जाए, या इन बिटवीन द ईयर कोई रिटायरमेंट ले ले। रिटायरमेंट लेने के चांस बहुत कम है, लेकिन डेथ के चांसेस पूरे पूरे हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, मतलब क्या सस्पेंसिबल प्रॉफिट की बात आप लोग कर रहे हो, देखो मान लो कोई बंदा 1 सितंबर को मरा, 1 अप्रैल से आपने काम स्टार्ट किया, वो मरा 1 सितंबर को, ठीक है। तो आपने पूरे साल काम, ऐसा नहीं है उसके मरने से काम को बंद नहीं कर दोगे, काम बंद नहीं होते हैं, मतलब इवन फैमिलीज भी चलती हैं, देखा होगा ना आपने, हम लोग के घरों में अगर किसी की डेथ हो जाए तो मामला थमता नहीं है, वो कार्यक्रम चलता रहता है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई हम भी रोटी खाना बंद कर दे रहे हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं, अपने प्राण हम भी त्याग दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, है ना। मतलब दूसरे की लाइफ चलती है भाई, है ना। तो वहां पे क्या है भाई, अगर सितंबर में किसी की डेथ हो गई और कंपनी ने अप्रैल से काम करना स्टार्ट किया, 31 मार्च तक काम किया, तो काम खत्म होने के बाद कंपनी को या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, बताओ।
एक साल के अंत में कंपनी को प्रॉफिट और लॉस होगा कि नहीं होगा। लेट्स सपोज कंपनी को 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, है ना, तो और पार्टनर थे XYZ, लेकिन Z की डेथ बीच में आती है कब, 1 सितंबर को। तो क्या इस 1,20,000 के प्रॉफिट में Z का कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, टिल सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी उसने 5 महीने कंपनी में काम किया इस प्रॉफिट के लिए, लेकिन फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो भाई इस प्रॉफिट में ये थोड़ी कि उसका हिस्सा ही नहीं है, वो मर गया, तो भाई उसका हिस्सा है। इसको हम कहते हैं सस्पेंसिबल प्रॉफिट, है ना, क्योंकि यहां पर भाई अगर उसकी डेथ 1 सितंबर को होगी तो आपको प्रॉफिट या लॉस देना पड़ता है उसको, है ना। आप अनुमान लगाओगे पिछले जो आपके पिछले ईयर के एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेस पे आप अनुमान लगाओगे कि इसको प्रॉफिट देना चाहिए कि लॉस देना चाहिए, ठीक है। तो यहां आप उसको दे देते हो, लेकिन ये प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा आप सस्पेंस में होते हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसिबल प्रॉफिट। किस तरीके से टॉपिक में करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे बच्चे जब हमारा क्वेश्चन हम लोग करने बैठेंगे, ठीक है। अभी मैं ऊपर ऊपर करवा दूं, उससे बात समझ में आपको आएगी नहीं, बस आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया मैंने कि भाई चैप्टर में कहां से कहानी पूछी जाती है। तो जनरली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, एक्यूमुलेट लॉस और, है ना, एक्यूमुलेट लॉस और प्रॉफिट की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिल करना है, रिवोल्यूशन तो आपको आता ही है, लेकिन हल्का सा ड्रिल यहाँ भी करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट से एक क्वेश्चन अगर रिटायरमेंट से आता है तो कंफर्म यहाँ से आता है, ठीक है। एग्जीक्यूटर और लोन अकाउंट बहुत ज्यादा चांसेस इसके भी हैं, ये भी करिएगा। सस्पेंसिबल प्रॉफिट से कंफर्म तौर पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है बच्चे। तो चलिए आज के लिए बच्चा इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।